जय हिंद साथियों। शुरू करते हैं 19 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल्स देख लेते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दो पर्टिकुलर प्रपोजल को अप्रूव किया है। तो ये प्रपोजल है परचेज ऑफ MQ-9B UAVs और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया है किसके प्रपोजल को? तो दो प्रपोजल को, जिसमें से MQ-9B UAVs का ड्रोन्स का परचेज है यूएसए से। ठीक है, यूएसए से परचेज है जिसमें MQ-9B ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को इंडिजिनसली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये बात हो गई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल्स की। ठीक है, अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में कुछ बातें करेंगे जिससे हमारी बैकग्राउंड नॉलेज भी बढ़ जाए या हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाए। कैबिनेट कमेटी के बारे में बात करें तो कैबिनेट कमिटीज जो होती हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है? इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो इनका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कोई भी मेंशन नहीं होता है। किसी भी आर्टिकल में, किसी भी पार्ट में, किसी भी स्केड्यूल में इन कमिटीज का मेंशन नहीं होता, इसलिए ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाती हैं। ठीक है, इसलिए ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहलाती हैं और इनको समय पड़ने पे जैसे भी इमरजेंसीज होंगी, जैसे भी रिक्वायरमेंट्स होगी, टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, वैसे इनको स्टैब्लिश किया जाता है। दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर दे आर स्टैब्लिश्ड अंडर रूल्स ऑफ बिजनेस। रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर ये स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, कैबिनेट कमेटी दो तरीके की होती है, एक स्टैंडिंग और एक एडहॉक। स्टैंडिंग मतलब परमानेंट, एडहॉक मतलब कोई भी समय पड़ने पर, जैसे कोविड आया था तो कैबिनेट कमेटी ऑन कोविड बन गई। इसी तरीके से कभी रिसेशन आया तो कैबिनेट कमेटी ऑन रिसेशन फॉर्म हो गई। तो ये एडहॉक टेम्परेरी नेचर की होती है। और स्टैंडिंग कमेटी जो होती है, स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी, ये परमानेंट नेचर की होती है। ठीक है, तो यही बात लिखी है, स्टैंडिंग कमिटीज आर ऑफ परमानेंट नेचर while latter is of temporary nature. Ad hoc committees are established from time to time to deal with special problems. ठीक है, अब कैबिनेट कमिटीज को सेट कौन करता है, स्टैब्लिश कौन करता है? तो दे आर सेट अप बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कि प्रेसिडेंट इनको स्टैब्लिश करते हैं। इनको स्टैब्लिश किया जाता है प्राइम मिनिस्टर द्वारा अकॉर्डिंग टू द एक्सिजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन। हेंस देयर नंबर, नॉमेनक्लेचर एंड कॉम्पोजिशन वैरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। नंबर मतलब कैबिनेट कमेटी में कितने मेंबर्स रहेंगे, ये वैरी करता है, क्योंकि कोई एक फिक्स क्राइटेरिया तो है नहीं। समय पड़ने पर जैसे समय पड़ा, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट हुई वैसे इस्टेब्लिश कर दिया गया और उतने ही लोग को इंक्लूड कर लिया गया। अब जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी कैबिनेट कमेटी है तो उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहेंगे। कोई भी ऐसी कमेटी है जो कि मेडिकल रिक्वायरमेंट, मेडिकल इमरजेंसी को डील कर रही है, तो उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ रहेंगे या और लोग रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम। तो इसी तरीके से कैबिनेट कमिटीज के नाम भी अलग अलग रखे जा सकते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन कोविड इश्यूज, कैबिनेट कमेटी ऑन रिसेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम, कैबिनेट कमेटी ऑन इंडिया चाइना प्रॉब्लम। तो किसी भी तरीके का नाम रखा जा सकता है, इसीलिए नाम भी अलग अलग हो सकता है और कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे इंडो चाइना प्रॉब्लम के लिए कोई भी कैबिनेट कमेटी स्टैब्लिश की गई है तो उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, उसमें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कोई काम नहीं है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का कोई काम नहीं है, तो इसलिए कॉम्पोजिशन भी वैरी करती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। They not only sort out issues and formulate proposals for the consideration of cabinet but also make decisions. तो ये chief decision making body है। ठीक है, ये chief decision making body है। However, cabinet can review their decisions. In the present scenario, all committees except Cabinet Committee on Accommodation and Cabinet Committee on Parliamentary Affairs are usually headed by Prime Minister. ठीक है, तो Cabinet Committee on Accommodation को छोड़ के और Cabinet Committee on Parliamentary Affairs को छोड़ के सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज हैं उनके हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन सी छोड़ के? कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब ये भी कोई फिक्स चीज नहीं है, ये भी एक कन्वेंशन है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके चक्कर में क्या होता है, इससे रूल्स बहुत कम है। ठीक है, ये अपने फ्लेक्सिबल रूल्स को फॉलो करती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्राइम मिनिस्टर जनरली हेड करते हैं सारी कैबिनेट कमिटीज को, लिविंग, एकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स।
कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन को हेड करते हैं होम मिनिस्टर साहब, वाइल कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को हेड करते हैं इस समय डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो इस समय क्या हो रहा है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन है उसको हेड करते हैं होम मिनिस्टर साहब, और जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उनको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर। इससे थोड़े दिन पहले क्या होता था, जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है वो हेड करते थे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के जो मिनिस्टर होते थे वो हेड करते थे। पर इस समय डिफेंस मिनिस्टर साहब कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह फ्लेक्सिबल रूल्स कैबिनेट कमेटी फॉलो करती है। अब हम लोग कैबिनेट कमेटी 8 कैबिनेट कमेटी है उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कमेटी के नाम दिए हुए हैं, उनके स्पेशल फंक्शंस दिए हुए हैं और उनका कॉम्पोजिशन दिया हुआ है 2024 में उनके कौन कौन मिनिस्टर्स इंक्लूडेड हैं पर्टिकुलर कमेटी में। तो सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को लेकर काम करती है। ठीक है, दिस कमेटी अप्रूव्स अपॉइंटमेंट टू सीनियर गवर्नमेंट पोजीशंस, जैसे सेक्रेटरी हो गए, सर्विस चीफ्स हो गए, आईबी की चीफ, सीबीआई की चीफ, तो ये सारी चीजें अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट करती है। साथ ही साथ आरबीआई का चीफ कौन होगा, सेबी का चीफ कौन होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का चीफ कौन होगा, ये सारी चीजें भी जो है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट देखती है। इस समय इस कमेटी में सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी हैं और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो कमेटी है वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी यूजुअली हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब द्वारा। ये क्या करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को फॉर्मुलेट करती हैं। जो भी इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनको देखती हैं, जैसे गति शक्ति प्रोग्राम है तो इनको देखती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को रिव्यू करती हैं, सब्सिडी डिसीजंस को देखती हैं, एमएसपी आप जानते होंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको अप्रूव करती हैं। ये सारा काम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का है। इस समय हेड है प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी। और कौन कौन इंक्लूडेड है इसमें, डिफेंस मिनिस्टर है, होम अफेयर्स मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, साथ ही साथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी इस कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन पे। तो ये कुछ खास कमेटी नहीं है, ये बस गवर्नमेंट अकोमोडेशन के बारे में बात करती है, उनको सारी अकोमोडेशन पॉलिसीज और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको हैंडल करती है। इस समय इसके हेड है होम अफेयर्स मिनिस्टर साहब अमित शाह जी। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, हाउसिंग मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और स्पेशल इन्वाइटी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। फिर बात करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की। तो जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी चीज़ें होनी है, जो भी लेजिस्लेटिव एजेंडा डिसाइड होने हैं, वो सारा काम कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स देखती है। जितने भी पार्लियामेंट्री बिजनेस हैं, जितने भी पार्लियामेंट्री सेशन से रिलेटेड कोई भी काम है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना, जो एजेंडाज हैं लेजिस्लेटिव एजेंडाज हैं पार्लियामेंट के अंदर, कौन कौन से बिल पास होंगे, कौन कौन से बिल अटक गए हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, तो ये सारा काम कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स करती है। इस समय इसके हेड है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। साथ ही साथ होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और स्पेशल इन्वाइटीज भी कुछ लोग को भेजा गया है। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है और सबसे ज़्यादा पावरफुल कमेटी यही है, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। ये इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में चर्चा करती है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के बारे में, प्लानिंग के बारे में चर्चा करती है, साथ ही साथ हैंडल करती है मेजर पॉलिटिकल डिसीजन, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल लगाना है कि नहीं, गवर्नर रिपोर्ट को कंसिडर करना है कि नहीं, ये सारा काम कौन करती है, ये सारा काम ये वाली मिनिस्ट्री करती है। ये सारा काम कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स करती है। इसके हेड है नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर साहब। इसमें इंक्लूजन है किसका किसका, डिफेंस मिनिस्टर का, होम अफेयर्स मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का, कॉमर्स मिनिस्टर का, हेल्थ मिनिस्टर का और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का। नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करती है, ओवरसी करती हैं, साथ ही साथ डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज के बारे में चर्चा करती हैं। तो अभी हम लोग ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में देखा और इसके कॉम्पोजिशन में देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं इसके हेड है नरेंद्र मोदी जी। साथ ही साथ इसमें इंक्लूजन है डिफेंस मिनिस्टर का, होम अफेयर्स मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का। नेक्स्ट आते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। तो नाम से ही समझ में आ रहा है इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के बारे में चर्चा होती है। जो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होंगे उनके लिए पॉलिसीज प्रमोट की जाती हैं। जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको ओवरसी किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। इसमें जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं और स्पेशल इन्वाइटीज हैं। एक और कमेटी है, लास्ट कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड्स। तो नाम से समझ में आ रहा है स्किल जनरेशन की बात करती है,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करती है और लाइवलीहुड के बारे में ये कैबिनेट कमेटी चर्चा करती है, फॉर्मुलेट करती है प्लान्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्ट्रैटेजीज, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें प्राइम मिनिस्टर हेड है नरेंद्र मोदी जी, और डिफेंस मिनिस्टर है, होम अफेयर्स मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, रेलवेज मिनिस्टर है। इंटरनेशनल अफेयर्स में बात करें तो इंडिया और मॉरिटानिया ने साइन किया है 4 MOUs, 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मूज हिस्टोरिक विजिट टू मॉरिटानिया। अभी हम लोग ने थोड़े दिन पहले ही डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट साहिबा जो है वो 3 देशों के दौरे पे हैं। कौन कौन से? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और माली। इन सारों के बारे में हम लोग ने अपनी चर्चा की थी, बहुत ही विस्तार से हमने आपको जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल लोकेशंस के बारे में बताया था। यहाँ हम लोग बस मॉरिटानिया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या MOU साइन हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इंडिया और मॉरिटानिया ने 4 MOU साइन किए हैं। क्यों साइन किए हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट हमारी द्रौपदी मुर्मू जी विजिट पे हैं, कंट्री की विजिट पे हैं, मॉरिटानिया की हिस्टोरिक विजिट पे हैं, तो इसलिए 4 MOU साइन हुए। देख लेते हैं कौन कौन से। ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमैट्स, कल्चरल एक्सचेंज, वीजा एग्जेम्पशन एंड फॉरेस्ट ऑफिस कंसल्टेशन। ठीक है, तो ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि जनरली MOUs ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, तो हम लोग के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है। बस आपको मॉरिटानिया की फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशंस के बारे में जानना है। ये याद रखिएगा, मॉरिटानिया की जो कैपिटल है वो नौकाचोट है। ठीक है, नौकाचोट कैपिटल है मॉरिटानिया की, और जो प्रेसिडेंट है मॉरिटानियन वो है मोहम्मद ओल्द चेक गुज़ोनी। मोहम्मद ओल्द चेक गुज़ोनी ये प्रेसिडेंट है मॉरिटानिया के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। ये बात आपको याद रखनी है, इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। ये क्या करेगा? ये ट्रेड में बढ़ावा देगा, कल्चरल को प्रमोट करेगा, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करेगा, एजुकेशनल पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करेगा, तो ये कोऑपरेशन बढ़ाएगा बिटवीन इंडिया एंड तुर्की है। ठीक है, तो अब हम लोग टर्की के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने ये देख लिया कि इंडो टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन लॉन्च किया गया है, और आपको ये देखना है कि कहाँ लॉन्च किया गया है, तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। कंफ्यूज ना होइएगा कि न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। आपके सामने टर्की का मैप है, आप देख सकते हैं ये टर्की है, और टर्की की कैपिटल है अंकारा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, टर्की की कैपिटल है अंकारा। अब हम लोग टर्की की बाउंड्रीज देख लेते हैं, टर्की किन किन देशों के साथ और किन किन सीज के साथ लैंड और मैरीटाइम बाउंड्रीज बनाता है। ठीक है, तो नॉर्थ से शुरू करें अगर, तो नॉर्थ में है ब्लैक सी, आप देख रहे हैं नॉर्थ में है ब्लैक सी, टर्की के पूरे नॉर्थ में है ब्लैक सी। ये अच्छी खासी लगभग 1500 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है या मैरीटाइम बॉर्डर है ब्लैक सी के साथ, तो आपको ये याद रखना है ब्लैक सी टर्की के नॉर्थ में है। ठीक है, फिर हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, सॉरी क्लॉकवाइज मूव करें, तो नॉर्थ ईस्ट में है जॉर्जिया, नॉर्थ ईस्ट में है जॉर्जिया, टर्की के नॉर्थ ईस्ट में है जॉर्जिया। फिर क्लॉकवाइज मूव करें, ईस्ट में आए तो ईस्ट में अर्मेनिया है और एजरबाईजान है। ठीक है, एजरबाईजान का ये एरिया, यहाँ पे ये एजरबाईजान है, लेकिन अजरबाईजान का यहाँ कुछ एरिया है जो टर्की से बॉर्डर बनाता है। ठीक है, फिर ये ईरान है, तो ईस्ट में अजरबैजान, आर्मेनिया और ईरान बॉर्डर बनाता है टर्की के साथ। नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया है, ईस्ट में आर्मेनिया है, अजरबैजान है और ईरान है। फिर क्लॉकवाइज और मूव करें, साउथ में आए तो साउथ में इराक है, फिर ये साउथ ईस्ट हो गया हमारा, साउथ ईस्ट में इराक है, साउथ में सीरिया है। ठीक है, साउथ में सीरिया है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी है साउथ वेस्ट में, वेस्ट में कौन है? वेस्ट में एजियन सी है। फिर और क्लॉकवाइज मूव करें, नॉर्थ वेस्ट में है तो ये सी ऑफ मरमरा है, ये आप जानते होंगे, सी ऑफ मरमरा है नॉर्थ वेस्ट रीजन में। और कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कंट्रीज ये देखिए, ये एक ये बाउंड्री है और एक ये बाउंड्री है, तो नॉर्थ वेस्ट में बुल्गारिया है टर्की के, और ये ग्रीस का पार्ट है, ये ग्रीस का पार्ट है, तो ग्रीस और बल्गेरिया नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, ग्रीस और बल्गेरिया नॉर्थ वेस्ट में है, वेस्ट में एजियन सी है, साउथ वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, साउथ में सीरिया है, साउथ ईस्ट में ईरान है, इराक है सॉरी, ईस्ट में ईरान है, अजरबैजान है, आर्मेनिया है, नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया है और नॉर्थ में ब्लैक सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख ली टर्की की। अब कुछ और इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट फैक्ट्स स्टडी करेंगे हम लोग टर्की के। यहाँ पे हम लोग फिजिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो जो टर्की है, दिस एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एशिया एंड यूरोप।
टर्की जो है ये ब्रिज है एशिया और यूरोप के बीच में। ये पूरा एशिया रीजन है, सीरिया, इराक, जॉर्डन, ईरान, ये सब एरिया जो है ये सब वेस्ट एशिया का पार्ट है, एशिया का पार्ट है। और ये बल्गेरिया, रोमेनिया, ग्रीस, ये किसका पार्ट है? ये यूरोप का पार्ट है। और बीच में कौन है? बीच में है टर्की, बीच में है टर्की। तो टर्की जो है ब्रिज है बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है टर्की में? तो टर्क्स तो होंगे, ये बात तो पता ही होगी, लेकिन माइनॉरिटी यहाँ पे कर्ड्स हैं। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कर्ड्स कहाँ की माइनॉरिटी है, तो आपको याद रखना है ये वेस्ट एशिया की माइनॉरिटी है, स्पेशली टर्की की माइनॉरिटी है, ठीक है। स्पेशली टर्की में माइनॉरिटी जो है वो कर्ड्स हैं। हमने कैपिटल सिटी देखी, अंकारा कैपिटल सिटी है, और लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल है। ये इस्तांबुल यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है। बॉर्डर्स हमने देखे, नॉर्थ वेस्ट में है ग्रीस और बल्गेरिया, ईस्ट में है जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान, ईरान। अजरबैजान का जो रीजन है वो है नखिचेवान, नखिचेवान जो रीजन है अजरबैजान का, वो बॉर्डर बनाता है टर्की के साथ। और साउथ में हमने देखा इराक और सीरिया, साउथ में इराक और सीरिया। सराउंडिंग सीज कौन कौन से हैं? तो मेडिटेरेनियन सी साउथ में है, ये देखिए मेडिटेरेनियन सी साउथ में हो गया। एजियन सी वेस्ट में है, ये एजियन सी हमने आपको वहाँ पे पहले भी दिखाया था, यहाँ पे भी एजियन सी वेस्ट में है, ठीक है। एजियन सी वेस्ट में है। सी ऑफ मरमरा, ये देखिए ये सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पे ये सी ऑफ मरमरा आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये बिटवीन यूरोप एंड एशिया है, ये बिटवीन, ये यूरोप है, यहाँ पे ग्रीस बल्गेरिया हो गया, ये ऊपर मतलब सी ऑफ मरमरा के नॉर्थ में ग्रीस और बल्गेरिया है, साउथ में टर्की है। तो ये सी ऑफ मरमरा बिटवीन यूरोप एंड एशिया। और ब्लैक सी में, ब्लैक सी नॉर्थ में है, ये ब्लैक सी नॉर्थ में है, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गई सारी फिजिकल फीचर्स, ठीक है। आपको समझ में आ गए सारे अच्छे से फिजिकल फीचर्स टर्की के। एलिवेशन देख लेते हैं, मतलब माउंटेन्स कौन कौन से हैं वहाँ पे। तो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है माउंट अरारात का, ठीक है। यहाँ पे ये आप देखेंगे ईस्टर्न पार्ट में माउंट अरारात है, ठीक है। ये माउंट अरारात है, याद रखिएगा, आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा माउंट अरारात कहाँ पे है, तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, ये टर्की में है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये टर्की में है। साथ ही साथ टॉरस माउंटेन्स आपसे पूछेगा, टॉरस माउंटेन्स कहाँ पे है, तो ये भी टर्की में है। प्लेट्यू के बारे में आपसे पूछेगा, तो एनातोलिया प्लेट्यू पाया जाता है टर्की में, ठीक है। एनातोलिया प्लेट्यू टर्की में पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। कुछ और पीक्स हैं जैसे काकर पीक्स, अराइस पीक्स, उल्दाग पीक्स या माउंट ओलंपस और निम्रत, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पीक्स हैं, आप हल्का सा याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पीक है माउंट अरारात है, और जो माउंटेन्स है वो है टॉरस माउंटेन्स, और प्लेट्यू जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एनातोलिया प्लेट्यू, ठीक है। एनातोलिया प्लेट्यू यहाँ पे पाया जाता है, हल्का सा याद रखिएगा। पॉन्टिक माउंटेन्स भी, ठीक है। नाम थोड़ा सा यूरोपियन लगता है, इसलिए हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि ये यूरोप की कंट्री में होएगा, लेकिन ये टर्की में है, पॉन्टिक माउंटेन्स। कुछ और फिजिकल फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो मेजर लेक्स यहाँ पे हैं, लेक वॉन सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट वाटर लेक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है लेक वॉन, ये आपको यहाँ पे लेक वॉन मिल जाएगा, ठीक है। माउंट अरारात के जस्ट वेस्ट में लेक वॉन है, आपको एकदम रट्टा मार लेना है, बहुत बार पूछा गया है लेक वॉन की लोकेशन। लेक वॉन कहाँ है? तो ये ईस्टर्न टॉरस माउंटेन्स में टर्की में स्थित है। इसके बाद है लेक तुस, जिसको सॉल्ट लेक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेक तुस जिसको सॉल्ट लेक के नाम से जाना जाता है, ये भी कहाँ है? ये भी टर्की में, जहाँ बहुत हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, जो सॉरी सैलिनिटी बहुत हाई होती है, हाई सैलिनिटी वाले ये लेक्स हैं, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक है। कुछ फ्रेश वाटर लेक हैं जैसे बशीर, अर्दगीर, अक्षीर, इज़निक, बुरदूर, मान्यास, एकिगोल, उलूबत, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा लेक्स हैं, आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, हल्का सा बस देख लीजिएगा, एक बार जब पढ़ रहे हो तो देख लीजिएगा, लेकिन आपको लेक तुस या लेक सॉल्ट लेक के बारे में और लेक वॉन के बारे में तो बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये दोनों टर्की में है। मेजर रिवर्स की बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे यूफ्रेट्स, जो कि टर्की में निकलती है, फिर ये इराक होते हुए निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको अगर हम अभी इरेज कर दें तो ये है, ये यूफ्रेट्स है, ठीक है, ये यूफ्रेट्स है। यूफ्रेट्स सीरिया होते होते इराक, ईरान होते हुए चली जाती है, ठीक है। तो ये कई बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और सिविलाइजेशनल रिवर है ये, ठीक है। यूफ्रेट्स सिविलाइजेशनल रिवर है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस। अनदर रिवर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको अभी बताया, ये टिग्रिस है। तो यूफ्रेट्स और टिग्रिस कहाँ पे बहती हैं? ये टर्की में बहती हैं, आपको याद रखनी है। फिर कुछ और रिवर्स हैं, किजरमैक, सकरिया, मूरत, सेहान, मेंडर्स, येस्किमाक, सेहिन, पोर्सुक, कोरहू, गेदिस, ये सारी कुछ रिवर्स हैं, इसको आप हल्का सा बस याद रखिएगा, ठीक है। स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 50 बार कईयों बार पूछा गया है आपसे। स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट्स क्या होता है? दो वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करते हैं, जोग्राफिकल फीचर, उनको स्टेट्स कहते हैं।
तो सबसे पहले स्ट्रेट है बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है? तो लिंक्स ब्लैक सी विद सी ऑफ मरमरा। तो हमने ये देखा था, ये सी ऑफ मरमरा बीच में है, इसके नॉर्थ ईस्ट में है ब्लैक सी, साउथ वेस्ट में है एजियन सी। ठीक है, साउथ वेस्ट में है एजियन सी और नॉर्थ ईस्ट में है ब्लैक सी। तो जब सी ऑफ मरमरा कनेक्ट हो रहा है ब्लैक सी से, तो वो बॉस्फोरस स्ट्रेट की वजह से कनेक्ट हो रहा है, ये लिंक कर रहा है। और जब सी ऑफ मरमरा एजियन सी से कनेक्ट हो रहा है, तो वो दार्डनेल्स स्ट्रेट से कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तब वो दार्डनेल्स स्ट्रेट से कनेक्ट किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये दार्डनेल्स स्ट्रेट है और ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट कर रहा है, दार्डनेल्स स्टेट एजेंसी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। झारखंड कैबिनेट ने विमेन ऑनरेरियम को बढ़ा दिया है। विमेन ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? मानदेय। ठीक है, मानदेय याद रखिएगा। तो जो मानदेय मिलता है, महिलाओं को मानदेय जो मिलता है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत, उसको 1000 से 2500 बढ़ा दिया है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मैया सम्मान योजना कहाँ की योजना है? तो ये झारखंड राज्य की योजना है, झारखंड राज्य की योजना है। झारखंड राज्य में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो हेमंत सोरेन जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो पहले मानदेय 1000 मिलता था, अब वो 2500 मिल रहा है। ठीक है, ये किसके रिस्पॉन्स में है? ये रिस्पॉन्स है बीजेपी के गोगो दीदी योजना के अंतर्गत, जिन्होंने प्रपोज किया था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो वो 2100 प्रतिमाह देंगे। तो इसी के प्रेशर में इन्होंने मैया सम्मान योजना में मानदेय 1000 से 2500 बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, फेस्टिवल इन मणिपुर के बारे में बात करते हैं। मेरा हाउ चोंगबा, ये फेस्टिवल है, मणिपुर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, मणिपुर, इम्फाल कैपिटल है मणिपुर की, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है मेरा हाउ चोंगबा। ये 15th लूनर डे ऑफ मेरा मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है। इससे क्या होगा? इससे जो यूनिटी है, सॉलिडारिटी है अमंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, वो बढ़ेगी। जो आप देख रहे होंगे मणिपुर में काफ़ी अरसे से जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, पीस को लाने के लिए, यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए, सॉलिडारिटी को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, सारे हिल और वैली कम्युनिटीज़ को पैसिफाई करने के लिए मेरा हाउ चोंगबा जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, मेरा हाउ चोंगबा कहाँ की फेस्टिवल है? तो ये मणिपुर का फेस्टिवल है, मेरा हाउ चोंगबा। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड ने संस्कृत कंपलसरी कर दी है 416 मदरसाज में। ठीक है, ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा, किस राज्य ने संस्कृत कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया गया है मदरसा में पढ़ाने के लिए? तो 416 मदरसा में अब संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये इनिशिएटिव है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड का, जिससे लगभग 70,000 स्टूडेंट्स को संस्कृत पढ़ने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको बस इतना याद रखना है कि उत्तराखंड में 416 मदरसाओं में अब संस्कृत कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी साहब ने फ्री डायलिसिस सर्विस की योजना का ऐलान किया है। फ्री डायलिसिस सर्विसेज का प्रोग्राम का इन्होंने डिक्लेरेशन किया है, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने। अभी हम लोग ने कल हरियाणा के बारे में पूरी बातें डिस्कस की थी, अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। तो इन्होंने किया है कि जो डायलिसिस की सर्विसेज होंगी उनको पूरी तरीके से मुफ्त कर दिया है। तो ये इनकी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही ऐसा फैसला लिया गया है, जो कि इनकी पोल प्रॉमिस थी। ठीक है, जो कि इनकी चुनाव से पहले इन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि फ्री डायलिसिस सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे आम लोगों को, तो वही इन्होंने यही चीज़ फुलफिल की है। अवार्ड सेक्शन में मोहन जी को अवार्ड मिला है, आप याद रखिएगा, मोहन जी को कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड मिला है। ठीक है, कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड मिला है मोहन जी को। 9th कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड्स जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में होस्ट किया गया था, और वहाँ पे मोहन जी को अवार्ड मिला है, जो कि स्पेशल रिकॉग्निशन है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कॉन्शियस लिविंग एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। तो बस आपको इतना याद रखना है, कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड्स में किसको अवार्ड दिया गया है? मोहन जी को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो राजकुमार हिरानी जी को नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023 से राजकुमार हिरानी जी को सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड कौन देता है? तो ये अवार्ड मध्य प्रदेश की सरकार देती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही जन्मे थे किशोर कुमार जी। आप जानते होंगे, बहुत फेमस सिंगर थे, लेजेंडरी सिंगर और एक्टर भी थे। ठीक है, एक्टर भी थे। बहुत पुरानी एक मूवी थी, कभी टाइम मिले तो आप देखिएगा, पड़ोसन। ठीक है, पड़ोसन क्या बेहतरीन मूवी थी, उसमें किशोर कुमार ने एक्टिंग की है।
उसमें लीड एक्ट्रेस थी सायरा बानो जी, और लीड एक्टर थे सुनील दत्त साहब। क्या बेहतरीन मूवी है, आप देखिएगा उस समय की मूवी कितनी सिंपल और येट इतनी इफेक्टिव, कॉमिक टाइमिंग इतनी बेहतरीन, कॉमेडी इतनी अच्छी। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब एक आप उसको फैमिली के साथ देख सकते थे। सबसे बड़ी बात ये है, किसी का कभी रिमोट छुपाने का डर नहीं कि कुछ आ जाए बीच में, ऐसा कुछ नहीं। एकदम प्योर कॉमेडी, प्योर फैमिली फिल्म। तो आप कभी मौका लगे तो आप पड़ोसन देखिएगा, पुरानी वाली, नई वाली नहीं, पुरानी वाली पड़ोसन, जिसमें सायरा बानो जी लीड एक्ट्रेस रही हैं और किशोर कुमार जी हैं, और एक्टर में, लीड एक्टर में सुनील दत्त साहब हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ याद रखना है। राजकुमार हिरानी जी, नेशनल किशोर कुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजकुमार हिरानी को, और ये अवार्ड जो देती है ये मध्य प्रदेश की सरकार देती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कुछ सिग्निफिकेंट चेंज किए हैं ग्रे लिस्टिंग क्राइटेरिया में। ये क्यों किया है, कैसे हुआ, ये सारी बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि एफएटीएफ का बैकग्राउंड क्या है, एफएटीएफ का प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एफएटीएफ ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी ग्रे लिस्टिंग क्राइटेरिया में। ग्रे लिस्ट क्या होती है, कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग में या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होती हैं, तो उनको ग्रे लिस्ट में कर दिया जाता है। अब ग्रे लिस्ट में आने के बाद जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनके लिए काफ़ी बर्डनसम हो जाता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, टेक्निकल कोलैबोरेशंस नहीं है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकें। तो इसके लिए कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए हैं, ताकि लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो हैं, जो बहुत ही गरीब देश हैं, उनके ऊपर कोई ज़्यादा भार ना पड़े। ठीक है, एफएटीएफ का पर्पस क्या है, तो एफएटीएफ का पर्पस है जो भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है दुनिया में, टेररिस्ट की फाइनेंसिंग हो रही है एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग हो रही है, जो कि क्राइम को क्या करते हैं, क्राइम को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और टेररिज्म। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स काम करता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग से जो पैसे अर्जित हो रहे हैं वो किसी ऐसे क्राइम में ना जाए, किसी ऐसे टेररिस्ट एक्शंस में ना जाए जिससे दुनिया को या ह्यूमैनिटी को हार्म पहुंचे। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से निकले पैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग में चले जाते हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए एफएटीएफ आया है। ठीक है, अब रिवाइज क्राइटेरिया क्या है, हल्का से देख लेते हैं। तो दिस प्रायोरिटाइजेस एक्टिव रिव्यूज और कंट्रीज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिस्क क्राइटेरिया, मेनली फोकसिंग ऑन एफएटीएफ मेंबर्स। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक रिस्क क्राइटेरिया है, अब क्या होगा, वो एफएटीएफ मेंबर्स जो हैं सिर्फ उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करेगा। जो वर्ल्ड बैंक की हाई इनकम कंट्रीज हैं उन पे फोकस करेगा, और जिनके फाइनेंशियल सेक्टर्स $10 बिलियन से ज़्यादा हैं उन पे फोकस करेगा। अगर कोई कंट्री है जो एफएटीएफ की मेंबर नहीं है, हाई इनकम कंट्री नहीं है, और $10 बिलियन का उनके पास फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, तब वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हो जाती हैं, और उन पे क्या होगा, वो सिग्निफिकेंटली कम रिस्क बेयर करती हैं, और जिसकी वजह से उन पे कम थोड़ा सा दबाव बनाया जाएगा। तो यही सारी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, एक्टिव रिव्यूज किनका होगा, जो कि एफएटीएफ मेंबर्स हैं, जो हाई इनकम कंट्रीज हैं, और जिनके पास फाइनेंशियल सेक्टर $10 बिलियन से ज़्यादा है, उनके ऊपर ज़्यादा दबाव दिया जाएगा। और जो जिन कंट्रीज के पास, जो गरीब देश हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, उनके ऊपर कम दबाव दिया जाएगा, अनलेस उन पे से वहाँ से ऐसा पता चलता है कि बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क वहाँ से इमिनेट हो रहा है, तब उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा, अन्यथा उन पे कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। एलडीसी ऑब्जर्वेशन पीरियड, लीस्ट डेवलप कंट्रीज का जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है, अब क्या कर दिया गया है, एलडीसीज अंडर रिव्यू विल हैव एन एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन पीरियड अप टू 2 ईयर्स। मतलब अब उनको 2 साल का मौका मिलेगा कि वो जो अपनी कमियां हैं, उनके देश की जो भी कमियां हैं जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, उसको दूर करें। पहले ये 1 साल दिया जाता था, तो अब 2 साल दिया जाएगा, जिससे एलडीसीज के पास, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, उनके पास ज़्यादा समय रहेगा अपने ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिफिशियंसीज हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर या टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेकर, उनको रिमूव करने के लिए। ठीक है, फिर चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लो कैपेसिटी कंट्रीज ऑन ग्रे लिस्ट बाय हाफ, एनेबलिंग टारगेटेड एफर्ट्स ऑन हाई रिस्क नेशंस एंड इंप्रूविंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम कॉम्बैट एफिशिएंसी। ठीक है, तो ग्रे लिस्टिंग कौन सी होती है, ग्रे लिस्ट की क्राइटेरिया क्या है, जो कि स्ट्रैटेजिक वीकनेस है इन देयर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम। जहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम जो है वो बहुत वीक है, इसलिए उनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज हैं देख लीजिए, जैसे बल्गेरिया है, बुर्किना फासो है, कैमरून है, क्रोशिया है, कॉन्गो है, हेटी है, केनिया, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, साउथ सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुला, वियतनाम एंड येमेन। ठीक है, तो इनके पास जो
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो भी इनके पास सिस्टम्स है ये वीक है, तो इनको ज़रूरत है कि अपना स्ट्रॉन्ग करें जो भी सिस्टम है इनका, CFT सिस्टम है, AML सिस्टम है। इससे क्या होगा, इससे जो भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है वो रुकेगी। यहाँ पे हम लोगों ने करेंट सेक्शन की बात कर ली, अब हम लोग FATF के बारे में, बैकग्राउंड में बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इनका सिर्फ दो ही मुद्दा है, दो ही ऑब्जेक्टिव है, एकदम रट लीजिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना। यही दो कीवर्ड है FATF से रिलेटेड। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप करती हैं, पॉलिसीज डेवलप करती हैं मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए। कब बनी थी? तो ये 1989 में G7 समिट हुआ था पेरिस में, तब जाके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको, G7 समिट पेरिस में जो हुआ था 1989 में, उसके अंतर्गत FATF को स्टैब्लिश किया गया था। अब पेरिस में G7 समिट हुआ था तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मेंबरशिप कैसे मिलती है? मेंबरशिप रिक्वायर्स अ कंट्री टू बी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज को ही मेंबरशिप दी जाती है, जैसे लार्ज पॉपुलेशन हो गई, अच्छी GDP हो गई, डेवलप्ड फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, एडरेंस टू फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हो गया, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, करेंट मेंबर्स इंक्लूड ओनली 39 कंट्रीज। इतने देश हैं, 205 देश हैं लगभग दुनिया में, लेकिन सिर्फ 39 कंट्रीज ही मेंबर हैं FATF का। कौन कौन है? जैसे US है, इंडिया है, चाइना है, यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है, ये सारे मेंबर्स हैं। इंडिया ने मेंबरशिप कब ली? तो इंडिया ने मेंबरशिप ली थी 2010 में। ठीक है, 2010 में। फंक्शन हमने देखा ही कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फंडिंग पे रिसर्च करते हैं, उन पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, मेंबर कंट्रीज के एक्शंस को असेस करते हैं। ठीक है, मेंबर्स मस्ट सपोर्ट FATF रिकमेंडेशंस एंड बी इवैल्यूएटेड, नॉन कंप्लायंस कैन लीड टू इंक्रीज मॉनिटरिंग और बीइंग प्लेस्ड ऑन ग्रे ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट हमने देखी, ब्लैक लिस्ट क्या होती है? एकदम ही जो खतरनाक लिस्ट होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है किसी भी कंट्री को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से, उनको ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। कंट्री आइडेंटिफाइज एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज आर प्लेस्ड ऑन द ब्लैक लिस्ट फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। तो जो देश पूरा एकदम खुलेआम टेरर फंडिंग करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ब्लैक लिस्ट कौन कौन है इस समय? नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और म्यांमार है। ठीक है, ग्रे लिस्ट कौन होती है? जिनके जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम जिनके थोड़े से वीक होते हैं, वो ग्रे लिस्ट में आते हैं। ठीक है, जो कि सेफ हेवन्स देखे जाते हैं फॉर टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट, सर्विंग एज वार्निंग दैट दे मे एंटर ब्लैक लिस्ट। अगर पहले क्या होता है, पहले कोई कंट्री को, किसी भी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, अगर ब्लैक लिस्ट में सॉरी ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, अगर ग्रे लिस्ट में वो अपनी डिफिशियंसीज को नहीं मीटअप करते हैं, डिफिशियंसीज को नहीं रिमूव करते हैं, तब उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार है। ग्रे लिस्ट का काफ़ी लंबे लिस्ट है, हम लोग ने देखी अभी। पवन चित्र को इनॉग्रेट किया गया है। पवन चित्र को इनॉग्रेट कहाँ किया गया है? तो थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में किया गया है। ये बात याद रखिएगा। पवन चित्र क्या है? ये पहला इंडिया का सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी है। ठीक है, इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी कहाँ पे आया है? तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो एयरपोर्ट के अंदर जो एयर क्वालिटी होगी उसको मॉनिटर करेगा, और ये सेल्फ पावर्ड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, utilizes indigenous solar cells developed by CSIR NIST using local available materials। ठीक है, तो जो सोलर सेल्स में इसमें लगे हुए हैं पवन चित्र में, ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड हैं। ये ऐसी फैसिलिटी है जो कि एयर क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेगी। कहाँ पे आई है? तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। ठीक है, ऑपरेट्स ऑफ ग्रिड शोकेसिंग एडवांसमेंट्स इन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू यूजिंग होम ग्रोन सोल्यूशन फॉर एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पवन चित्र कहाँ पे आया है? तो ये तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आया है, और ये पहला इंडिया का ऐसा सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ये है स्कैम से बचो।
स्कैम से बच्चों एक नई प्रोग्राम या अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है, डेवलप्ड बाय मेटा इन पार्टनरशिप विद की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। मेटा आप जानते हैं जिसको पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, अब वो मेटा के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, इससे क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, स्कैम से बच्चों, जो आजकल डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है, डेवलप्ड बाय मेटा एंड अदर मिनिस्ट्रीज। तो आपको ये याद रखना है कि ये किसके किससे कोलैबोरेशन है, तो ये मेटा का कोलैबोरेशन है विद की गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मेटा से ये कोलैबोरेशन करके स्कैम से बच्चों अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, डिजिटल सेफ्टी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों के बीच में, गवर्नमेंट के कमिटमेंट को अलाइन किया जाएगा विद टू कॉम्बैट साइबर क्राइम। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, जो भी ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, उनको रोकना, उनको जड़ से उखाड़ फेंकना कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हार्म ना कर पाए। तो इसके लिए स्कैम से बचो अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है। विराट कोहली ने 9,000 रन पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली जी ने 9,000 रन पूरे कर लिए हैं अपने टेस्ट में, ये बात याद रखिएगा, टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन इन्होंने पूरे कर लिए हैं। और ये चौथे इंडियन खिलाड़ी हैं, चौथे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 9,000 रन का आंकड़ा पार किया है। ये कहाँ पे किया है, तो ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में ये आंकड़ा इन्होंने पार किया है। किसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में विराट कोहली ने 9,000 का रन का आंकड़ा पार किया है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। ओपोनेंट कौन है, ओपोनेंट है न्यूजीलैंड, वेन्यू क्या है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। इससे पहले 9,000 रन से ज़्यादा कौन रन बनाए हैं इंडिया में, देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर गॉड ऑफ क्रिकेट है सचिन तेंदुलकर जी, 15,921 रन। फिर है सेकंड नंबर पे राहुल द्रविड़, 13,265 रन। उसके बाद है सुनील गावस्कर साहब जो कि 10,122 रन बनाए हैं जिन्होंने। और चौथे नंबर पे है विराट कोहली जिन्होंने 9,000 रन पूरे किए हैं। याद रखिएगा 116 मैच में। ठीक है, 116 मैच में 9,000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली जी चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 9,000 रन पूरे किए हैं। कहाँ पे पूरे किए हैं, तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। किसके अगेंस्ट, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ।